नमस्कार, स्वागत है आपका ख़ास मुलाकात में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जो बेहद ही सरल, विनम्र, अपने नेचर के लिए जाने जाते हैं। बड़ा कद है प्रदेश में और बेहद ही एक्टिव पर्सनैलिटी के तौर पे जाते हैं। रॉयल फैमिली से आते हैं। टी.एस. सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बहुत ही व्यस्त समय आपका रहता है और उसमें से आपने समय निकाला है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक का समय बता दूं उनका होता है, जब हमने आज उनको इंटरव्यू के लिए पकड़ा है। आप भी कोरोना से अभी उठ कर आए हैं। क्या ये मॉर्निंग वॉक पहले से आपका रहता था? किस तरीके से सावधानियां भी बरत रहे हैं आप, खासकर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए? एक्सरसाइज के लिए तो दवाइयों के अलावा भोजन पर्याप्त रहे, उसमें कमी ना रहे, और एक्टिविटीज़, नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते रहना। मॉर्निंग वॉक भी बल्कि बंद हो गया था, अभी कोरोना के बाद फिर मैंने चालू किया है सुबह। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कोई ख़ास खान पान आप अपना रहे हैं? अभी तक तो एक तो थिनर दे रहे हैं डॉक्टर्स। ये कोरोना के बाद में कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और उसके लक्षण रहते हैं, वो नसों में चलता है तो आपके ब्रेन में भी जाके मार कर सकता है, हार्ट में मार कर सकता है, छाती में भी आके जमा हो सकता है। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रख के ब्लड थिनर लगातार डॉक्टर्स देते हैं। बाकी तो रूटीन अभी दवाइयाँ हैं, कुछ विटामिन्स वगैरह, उसके अलावा अभी विशेष कुछ नहीं। खान पान में क्या रूटीन ही आपका खान पान है, या आप कुछ डाइट खास फॉलो करते हैं, या अपने रूटीन में वापस लौट गए? रूटीन शुरू से जैसा चल रहा था पूरे कोरोना के ग्रसित रहने के समय से लेके अभी तक, लकीली बहुत ज़्यादा मेरे को कोई अंतर नहीं आया। फीवर वगैरह भी नहीं आया, कोई ऐसे शरीर में दर्द वगैरह हो। तो कोरोना आया और चला गया ज़रूर, उस नाते में लकी रहा। और शायद डॉक्टर्स देख रहे थे तो शुरू से ही उनने उपचार, पहले दिन से सारे उपचार चालू कर दिए थे, तो उसका भी ज़रूर मदद मिला होगा। क्या एक्टिव आप उसके बाद भी हैं, पहले भी लगातार एक्टिव हैं, तो उसके लिए क्या कुछ ख़ास तरीका आप अपना रहे हैं? इतने एक्टिवनेस के पीछे क्या आपका राज? मेरे को तक लगता है माइंड आपका अगर एक्टिव है जी, सोच में आपके शिथिलता नहीं है, तो शरीर भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। तो मेंटली कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ढीलापन नहीं, रिलैक्स, अगर आपको मेंटली रिलैक्स लगता है तो शरीर भी वैसे ही चलता है। बिल्कुल। इतने तनाव भरे माहौल में, जब कोरोना का समय, फिगर देखकर ही लोग तनाव में आ जाते हैं। ऐसे में दिन रात आप जूझ रहे हैं, आप तक खबरें भी पहले पहुंच रही हैं, मैनेज भी करना है, उसके बावजूद आप बड़े कूल रहते हैं। किस तरीके से तमाम चीज़ मैनेज करते हैं? क्योंकि तनाव भी एक बड़ा कारण लोग बोल रहे हैं, कैसे इसे मैनेज कर रहे हैं? वही जो मैंने बताया कि आदमी ढल जाता है। एक तो जन्म के पहले से माता पिता ने जैसा बनाया, आदमी ढल जाता है। आदमी की प्रवृत्ति, फिर कुछ आदमी पढ़ लिख के दूसरों के विचार जान के एक ढांचे में बन जाता है। तो जैसा बन गया आदमी वैसा ही चल पाता है। और मैं लकी हूँ उस नाते कि बहुत ज़्यादा टेंशन में मैं नहीं आता। युवावस्था में कभी कभी गुस्सा अगर आता भी था तो उस पर भी नियंत्रण करने का मैं लकी रहा कि उसको भी नियंत्रण में रख पाता हूँ। बिल्कुल, ये बात बड़ी अहम है आपने यहाँ पर कही। क्या लेकिन लोग कहते हैं बाबा साहब बड़े विनम्र हैं, इस विनम्रता का कभी लगता है आपको यार थोड़ा नुकसान भी हो जाता है, कभी कोई फ़ायदा होता भी है? जो आपने कहा कि कई बार सीधेपन को कमजोरी भी ले ली जाती है। ज़्यादा अगर आप सीधे हैं तो लोग ये भी समझ लेते हैं कभी कभी, कह रहे तो कमज़ोर आदमी है, तो ऐसे ही ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन अगर 10% नुकसान है तो 90% लोग सराहते भी हैं, कहते हैं कि नहीं ये उचित व्यवहार है। मैंने लोगों को इसके लिए रिएक्ट करते बहुत कम देखा कि नहीं आपको लड़ाकू ही होना चाहिए या बहुत ज़्यादा उग्र होके ही बोलना चाहिए। पहले चुनाव में जब मैं बड़े कम वोट से
जीत पाया था। हालांकि लगता था कि ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है कि अच्छे अंतर से ना जीत पाऊँ। 11 दिसंबर 2008 याद है मुझे। तो उस समय साथ के बालकृष्ण पाठक जी हैं, जी। मदर के साथ उनके यूथ टीम के प्रमुख लोगों में से रहे। तो उनने कहा था कि क्या आप कुछ नहीं जानते, आप तो देखिए जशपुर वाले कैसा करते हैं, आप जाइए जशपुर से ट्रेनिंग लीजिए। तो हालांकि जो स्वभाव है, मुझे लगता है कि अपने स्वभाव के अनुरूप रहना चाहिए, कोई एक जैसा नहीं होता। मैं क्रिकेट के उदाहरण देता हूं तो देखिए सहवाग भी है, तेंदुलकर भी है, शास्त्री भी हैं, कई प्रकार के प्लेयर हैं, द्रविड़ हैं, राहुल द्रविड़, उनकी अपनी अलग एक शैली है। तो एक टीम में खेलने वाला हर व्यक्ति एक जैसा जिस तरह से नहीं खेलता। फुटबॉल खेलते हैं तो अलग अलग स्थानों पे खेलने की विशेषज्ञता या महारत होती है। कोई फॉरवर्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई डिफेंडर अच्छा है, कोई मिडफील्डर है, कोई गोलकीपर। तो वैसे ही ये मानव स्वभाव है। तो अपने स्वभाव के अनुरूप प्रयास ये करना चाहिए। कुछ स्वभाव में अगर ऐसी बातें हैं जो नुकसान पहुंचाए या व्यक्ति को, या जहां आप काम करते हैं उसमें, या परिवार को, अपने सर्कल में, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या अब ये टेंडेंसी जैसे हर भारतीय की होती है कि बीमार पड़ेंगे तभी हॉस्पिटल जाएंगे, नहीं तो रूटीन चेकअप वाली स्थिति नहीं होती है, वैसे ही क्या आपको जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो लगता था कि वही हाल सरकारों का भी है? स्वास्थ्य को लेकर पहले से तैयारियां कम होती, जब इमरजेंसी आती तब बढ़ाया जाता? ये सही है, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, जैसा आपने कहा कि स्वभाव है कि बहुत ज़्यादा उस तरीके से मैं नहीं कहता, अपने तरीके से कहता हूँ कि लोगों की भी जानकारी आए और लोगों के बीच से भी अगर ये बात उठे तो सरकारों पे दबाव भी बनता है कि आप पहले से तैयार नहीं है तो आप नहीं कुछ कर पाइएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष करके, स्कूल है, बिल्डिंग नहीं है तो आप पेड़ के नीचे भी पढ़ सकते हैं। हमने देखा ज्ञान के प्रसार में फ़र्क नहीं पड़ेगा, व्यवस्थाओं में फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ता है। अच्छे वातावरण में पढ़िएगा तो ग्रहण शिक्षा को करने में कहते हैं कि और सुविधा होती है, किंतु स्वास्थ्य के क्षेत्र जैसी बात में आप नहीं काम चला सकते कि जब बड़ी मात्रा में कोई बाढ़ आएगी या कोई बीमारी ऐसी आएगी तो आप नहीं कर पाइएगा। और ये दुनिया का अनुभव है, दुनिया में चर्चा भी हो रही है कि कम ही देश हैं जो इस तरफ ठोस कदम उठा के सफलता पा सके। वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से अपने प्रदेश में चल रहा है, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन भी हो रहा है। बच्चों को लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ सुनने में नहीं मिला, 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए। और लगता है आपको कि जब तक उनके लिए कुछ तैयारी नहीं होगी सब कुछ सामान्य हो पाएगा? आपकी बात होती होगी कुछ आप तक अगर जानकारी? हम लोग अपने राय को विभाग में जब बैठते हैं तो व्यक्त करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं, और अभी तक मंत्री लेवल पे चर्चाएं रेगुलर नहीं हो रही हैं। जब होती थी तो हम लोग मंत्री लेवल पे भी माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनके साथ बात रख लेते थे, पर अधिकारियों से रख के अधिकारियों के माध्यम से चर्चा करके इन बातों को रखते हैं। जहाँ तक कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन का सवाल है तो देश में 40% हमारी आबादी ये 18 साल से कम की मानी जाती है। 60% वोटर हैं, 40% वोट नहीं डालते उम्र के लिहाज से। तो दुनिया में अभी तक ये देखा गया है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना का प्रभाव नहीं के बराबर हुआ है। कैरियर हो सकते हैं लेकिन मृत ये सबसे ज़्यादा असावधानी बरतने वाला आयु वर्ग है। उनको मालूम नहीं, बच्चों को कहीं जा रहे, कहाँ जा रहे, बुजुर्गों से भी लिपट गए, माता पिता बाहर से होके आते हैं, दादा दादी बाहर से होके आते हैं, और रिश्तेदार आ गए, उनसे लिपट गए, लेकिन उनके ऊपर कोरोना का प्रभाव, उनकी इम्यूनिटी ऐसा लग रहा है कि हाई है। तो 10 साल से नीचे के बच्चों का मृत्यु का दर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यही स्थिति 18 से 10 साल तक की उम्र के बच्चों की है कि इनकी इम्यूनिटी ठीक दिखती है और कोई ऐसी घटनाएं लगातार नहीं हो रही हैं जिसमें मृत्यु ज़्यादा हो रही है। मृत्यु देखी जा रही है सबसे ज़्यादा 60 साल से ऊपर उम्र वालों की, और 45 साल से ऊपर जिनको दूसरी कुछ बीमारियां हैं। 20 बीमारियां चिन्हांकित की गई थी कि ये हैं तो आप वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। तो 80 से 90% जो मृत्यु हुई है
वो इस आयु वर्ग के लोगों की हुई है, 45 से ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटी है, या कम भी अगर कोमॉर्बिडिटी है, और 60 साल से ऊपर वालों की कोमॉर्बिडिटी भी और सामान्य स्थिति में भी, केवल कोविड से भी। तो यही कारण है कि जो टीकाकरण है उसको मैं इस मत से मैं भी सहमत हूँ। केंद्र सरकार ने इसमें जो निर्णय लिया है, विशेषज्ञों ने जो सलाह दी है, ये उचित है। जब से कोरोना आया आपको भी समय नहीं मिला, लेकिन अभी जब आप कोविड पॉजिटिव हुए थे तो क्या आपको थोड़ा समय मिल पाया, और समय मिला तो कैसे आपने वो समय गुजारा, क्या करते थे आप? कुछ नहीं करते रहने की स्थिति में मेरे लिए सबसे बड़ा दंड सा लगता है कि अगर पनिशमेंट कुछ ज़्यादा है तो कुछ मत करो, बैठ जाओ, दिक्कत होती है जी। तो आदत में भी नहीं है लोगों के बीच में जाना, मिलते रहना, कुछ काम के लिए पहल करते रहना। ये कई सालों से आदमी उसमें ढल गया पब्लिक लाइफ में जब से आए। उस बीच में भी मैंने हमेशा लगातार प्रयास यही रहा कि पढ़ते भी रहना, जानकारियाँ लेते रहना, तो वो तो सामान्य स्थिति में भी वैसे ही रहता है। और शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो ऑनलाइन, आज मोबाइल का समय है, ज़माना है, तो देखते रहना, रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसका डेली मैं भी विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। रात तक रिपोर्ट आ जाती हैं, कभी रात को ही बात कर ली, कभी सुबह बात कर ली अधिकारियों से, अपने सीनियर अधिकारियों से कि ऐसा दिख रहा है, ऐसा ट्रेंड दिख रहा है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग की क्या राय है। यानी काम के अलावा भी क्या अपने लिए भी कुछ हॉबीज़ के लिए भी इस बीच कुछ समय निकाल पाए? आपने कहा पढ़ते थे, तो क्या कुछ और एक दो किताबें मैं ख़त्म कर पाया इस बीच में, कुछ पढ़ पाया। तो ये ज़रूर है कि इसमें पढ़ने का समय, किताब पढ़ने का समय कुछ मिल गया। बैडमिंटन बंद हो गया, डेली हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, तो कुछ दिनों से मन भी कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया खुशकिस्मत रहा, सबकी सद्भावनाएं इसी समय काम आती हैं शायद। तो कोई ज़्यादा मेरे को लगा नहीं कि कुछ हुआ, नॉर्मल सा ही रहा कोरोना के समय। जी, स्पोर्ट्स आपके काफ़ी करीब है, हमने देखा है शुरू से। कभी क्रिकेट आप खेला करते थे, अंबिकापुर के ग्राउंड में भी हम लोगों ने देखा है कि गांधी मैदान और स्टेडियम में आप अक्सर बल्लेबाजी से हाथ आजमाया करते थे। बैडमिंटन भी है, क्या स्पोर्ट्स आपकी हॉबी है, लगाओ आपका शुरू से रहा है? शुरू से रहा है, ये सही है। फादर भी क्रिकेट के शौकीन थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टीम के सदस्य भी रहे, क्रिकेट उनका शौक था। उस समय तो रेडियो से सुनना, कमेंट्री सुनना, तो बड़े होते होते सुनते भी रहे और रुचि भी बनी। कभी कभी वो खिलाते थे, तो कई खेल थे, आप कुछ भी खेल सकते थे, पर मन क्रिकेट की तरफ गया, तो मैं क्रिकेट से ज़रूर जुड़ा रहा, थोड़ा बहुत खेलता था। न्यू बॉल ओपनिंग बॉलर रहा। अच्छा। शुरू में मैं बॉलिंग ही करता था, पर करते करते थोड़ी सी बैटिंग भी आ गई, कुछ रन भी बना लेता था नंबर 7-8 पे खेल के टीम के लिए। तो मैं खेल के मैदान में उतरा इन स्विंग बॉलर के रूप में। अच्छा। न्यू बॉल बॉलर के रूप में, तो वो शौक अपना था। खेलते थे, भोपाल में हम लोगों ने खेला, वहाँ यूनिवर्सिटी की टीम में खेलने का मौका मिला था, सदस्य के रूप में भी गए थे, इंटर कॉलेज खेलते थे, टीम्स बना के गाड़ियों में मैटिंग ले गए उठा के, उस समय सुविधाएं कम थी, तो टीमों को जुटा के खेलते थे, खेलने वाले भी कम थे। अब तो प्रसार हो गया क्रिकेट का काफ़ी, और बैडमिंटन भी मुझे अच्छा लगता था शुरू से, स्कूल से बहुत मौका नहीं मिला। ऐसे हर खेल में रुचि है मेरी। हालांकि आप रॉयल फैमिली से हैं, पर सियासत में एंट्री होगी, ये क्या पहले से कुछ आपने सोच के रखा था? क्योंकि अंबिकापुर जनरल सीट भी नहीं थी उस समय, हालांकि आप किंग मेकर माने जाते थे उस समय भी सरगुजा। परिवार जरूर कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, आज़ादी के पहले भी, और त्रिपुरी कांग्रेस में जब अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, तो उसमें हम लोग को घर में ये बात होती थी कि यहाँ से 54 हाथियों में रसद भेजी गई थी, और अंग्रेज़ों ने राज को जब्त करने का भी विचार कर लिया था कि ये खुल के इतना मदद कर रहे हैं कांग्रेस लोगों का। तो वो हम लोग सुनते सुनते बड़े हुए थे। लेकिन मेरी रुचि राजनीति की तरफ बिल्कुल नहीं थी, बल्कि अरुचि थी। मैं नहीं चाहता, जैसे आपने खेल का पूछा, मेरे को मन करता है कि खेलूं, चेस है तो खेलूं, कैरम है तो खेलूं,
और खेल हैं, मौका लगता है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, तो खेलने की मेरे को ज़रूर मन में जो कहते हैं नेचुरल इच्छा होती है। हॉकी भी है, मैं अच्छा नहीं खेलता जानता, फुटबॉल भी सामान्य ऐसे बॉल को पर मन करता है कि खेलो, क्रिकेट तो ज़रूर। तो पॉलिटिक्स में उसी तरह से मेरा मन था कि बिल्कुल नहीं आना, और मैं खुल के बोलता भी था। कॉलेज वगैरह पास करके भी जब अंबिकापुर गया, कॉलेज में नहीं आना। तो एक नगर पालिका का चुनाव आया जी। उसमें मैं फंस गया। परिस्थिति कुछ ऐसी आई कि एक सुझाव देने की बात थी। हम लोग तो बाहर रहते थे राजनीतिक गतिविधि के, मम्मी थे, मम्मी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, पर वो सब देखते हुए भी मेरा निर्णय ही था कि राजनीति ना बाबा, मैं बिल्कुल नहीं आना राजनीति में। पर वो चुनाव आया और उसमें कुछ चॉइस ऐसा आ गया। मेरे काका थे, वो मम्मी की तरफ से परिवार के सदस्य के रूप में वो एक्टिव थे, तो उनने ये चॉइस दे दिया कि एक व्यक्ति के लिए मैंने कह दिया कि नहीं, इनको ना बनाया जाए, कुछ ऐसे कारण थे। तो उनने उल्टा कर दिया कि नहीं आप बनो तब, नहीं तो फिर उनको, तो वैसा दाव खिल गया। और मेरे मन में कुछ वैसे समय ऐसी भावनाएं थी, तो मैं हाँ कर दिया। और फादर की चिट्ठी उस समय लिखित में आई जी कि पॉलिटिक्स में मत आना। अच्छा। हाँ, तो परिवार का परिवेश भी जो आपने कहा, तो फादर ने मेरे को जीवन में 2 ही बार कहा कुछ करने के लिए, और दुर्भाग्य से मैं दोनों बात नहीं कर पाया। एक उन्होंने कहा था कि लॉ पढ़ना, लॉ कर लो, एक सुझाव था उनका, वरना वो नहीं कहते थे साइंस ले लो कि आर्ट्स ले लो कि ये पढ़ो कि वो पढ़ो कि यहाँ जाओ कि ऐसा करो, वो कभी नहीं कहते थे, फ्री छोड़ के रखा था। तो वो लॉ भी छूट गया, कंप्लीट नहीं कर पाया। किताब पढ़ने बैठे हैं तो लोग मिलने आ जाएं, दिक्कत हो जाती, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया। और दूसरा मौका आया कि पॉलिटिक्स में मत आना, खास करके उस नगर पालिका के चुनाव के समय। टीएस पैनल शायद उस समय बना था। उसके बाद हाँ, उसके बाद में जब कांग्रेस की टिकट की बात चल रही थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी, तो टिकट की बात आई। लोगों ने मेरे लिए कहा था अध्यक्ष के लिए कि करना, पहली बार तो बन गया इन परिस्थितियों में। अगला जब चुनाव आया तो वो परिस्थिति आई। तो उस समय जो दूसरे तरफ थे, उन लोग को टिकट दिया गया पीसीसी की तरफ से, खाली कागज देते हैं, फॉर्म बी फॉर्म टाइप का जो रहता है, कि ले जाके वहाँ भरवा देना, सबके नाम, ये तय हो गया है, ये पैनल है। तो उन लोगों ने ले जाके सारे के सारे दूसरों को भरवा दिया, हम लोग को पूरा काट दिया। अच्छा। हाँ, पूरा काट दिया। और फिर ऐसी स्थिति आ गई कि भाई टिकट तो घोषित हो गई, और टिकट ऐसा चला गया, तो सब कोई रात को जुटे, सुबह नॉमिनेशन भरना था कि अब क्या करना है। मैंने सबसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बात करके देखिए। फिर बात हुई, तो जब ये पता चला ऊपर भोपाल लेवल पे कि ऐसा हो गया, तो शायद दिग्विजय सिंह जी ने दिल्ली बात की, और वहाँ से फिर छूट आई कि नहीं, अगर ऐसा हो गया है तो इसका हल ये है कि अब आप उनको इंडिपेंडेंट लड़ने दीजिए, कांग्रेस के सिंबल पे नहीं लड़ना है। अगर कांग्रेस के सिंबल पे कोई लड़ेगा, यानी पार्टी के खिलाफ की एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। अच्छा। तो वहीं जब खबर आई तो रातों रात हम लोग थे, सबने उनको खड़ा होना है। अगले दिन गए, इंडिपेंडेंट सिंबल का मैं 2 पत्ती से लड़ा था जी। कोई किसी से, जो जिसको जैसा सिंबल मिला, सबको एक सिंबल भी नहीं मिला, और लकीली लोगों का साथ मिला, और आप वो पैनल हम लोग का जीता। तो अध्यक्ष के रूप में फिर दोबारा काम करने का, वहाँ से एक तरीके से माना जाए राजनीतिक तरीके की शुरुआत आपकी हुई। और वो संघर्ष की परिस्थितियों की राजनीति हो गई। पहले वाले में तो मैंने चुनाव भी नहीं लड़ा था, उस समय ओपन था कि कोई भी वोटर अध्यक्ष बन सकते हैं, पार्षद से ही बनना है, जरूरी नहीं था। तो मैं इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो चुनाव पार्षद का भी नहीं लड़ा था जी। पर उस समय क्योंकि ओपनिंग थी, तो उन परिस्थितियों में मैं फंस गया या उसमें शामिल हो गया। उसके बाद तो फिर सब सहभागिता वाली थी कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी तो पहले पार्षद बनिए, फिर आप अध्यक्ष बन सकते हैं। राजनीति में आप एंट्री नहीं करना चाहते थे, मन नहीं था, लेकिन अब आप राजनीति में हैं तो बेहद ही सक्रिय हैं, बेहद ही सक्रिय राजनेता के रूप में अब सब आपको देखते हैं। अब क्या विचार आता है कि ठीक है कर लिया, या किस तरीके की सोचते हैं? स्वभाव मेरा है जो करो अच्छे से करो, कि अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो मालूम है क्षमताएं सीमित हैं, आप कोई डेनिस लिली या मैल्कम मार्शल नहीं हो,
भारत के भी टीम के कपिल देव और इनके आसपास भी नहीं हो, अपने राज्य के भी जो अच्छे अच्छे बॉलर हैं उनके भी आसपास नहीं, लेकिन जो हो अच्छे से करो। तो वही मेरा स्वभाव है। तो जो भी काम करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अच्छे से। तो राजनीति में अब हैं, तो वो बात को बार बार ध्यान में नहीं रखना कि नहीं आना चाहते थे, नहीं आना चाहते, तब तो आ गए। अब जो कर सकते हो अच्छे से करो, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, उनको मदद करने की कोशिश करो। ये मेरे लिए सकारात्मक पहलू है। कोई ऐसी विश आपको लगती है जो आप चाहते हो कि पूरी हो, राजनीतिक गैर राजनीतिक? विश में जिस परिस्थिति में आप हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। अगर सत्ता पक्ष में आए तो जो आपको लगता है आपकी सीमित क्षमताएं हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, सरगुजा के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उस परिस्थिति में काम करने की कोशिश करना। और बाकी विश तो घर परिवार के लिए रहती है, अपने लोगों के लिए रहती है कि अच्छा से रहें, उनके लिए कुछ कर सकें तो करें, परिवार साथ रहे, खुश रहे। आप रॉयल फैमिली से हैं, राजा हैं। एक सवाल बार बार हमारे जहन में आता था, क्या राजा साहब को भी किसी से डर लगता है कभी? डर बहुत कम, मेरे स्वभाव में डर नहीं रहता, लेकिन वो बात रहती है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का नुकसान हो सकता है, किसी चीज़ से नुकसान हो सकता है। गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैं बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए यूथ में। अच्छा। गाड़ी ज़्यादा तेज चलाता हमने था। देखा भी, आप ड्राइव करना पसंद भी करते हैं। मैं अभी भी ड्राइव करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डर मेरे को नहीं लगता कभी कि अरे कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। ये भाव नहीं आता, वो नेचुरल है शायद, या विचारों के संपर्क में आके जो भी मनस्थिति बनती है वो ऐसी बन जाती है। तो डर मेरे सोच में या मेरे एहसास में डर नहीं आता है, बहुत कम। समय हो गया है, मैं चाहूँगा कि कोरोना का समय, तो आप जनता को कुछ अपील अगर करना चाहें। इसमें सरकारों से उम्मीद करिए, और सरकार का काम भी है कि वो अपने नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए, और जितनी वो करा सकती है वो कराएगी। लेकिन साफ दिखता है कि सरकार की भी सीमाएं हैं। वैश्विक स्तर पे भी हमने देखा कि बड़े से बड़े विकसित देश में जब कोरोना का प्रभाव बढ़ा तो वो देश भी लाचार दिखे। तो छत्तीसगढ़ देश के अंदर कोई अलग परिस्थितियों में नहीं रहता। छत्तीसगढ़ की भी, उसके सरकार की भी, उसके स्वास्थ्य विभाग की भी सीमाएं हैं। हमारे पास कोरोना के संदर्भ में एडवांटेज ये है, हमको फ़ायदा ये है, लाभ हमको ये है कि कोरोना से बचने का काम हम खुद भी कर सकते हैं। दवाई इसकी है नहीं, वैक्सीन आएगी तो 70 दिन बाद लगाने के आपको उसका लाभ मिलेगा, उसके भी सीमित लाभ मिलेंगे, फिर भी कोरोना आप तक पहुंच सकता है। तो कोरोना को अपने पास पहुंचने के लिए ये हर व्यक्ति को पहल करनी होगी। भीड़ की जगहों में कम से कम जाना, मत जाइए, जाइए भी तो बिना मास्क पहन के। ज़्यादा देर रहना है तो बल्कि डबल मास्क पहन लीजिए। शारीरिक दूरी यथासंभव बनाने की कोशिश हमको करनी चाहिए। एक साथ भीड़ में ज़्यादा देर रहना, 2-4 मिनट कहीं बात हुई, 5 मिनट बात हुई तो फिर किनारे हो गए। मास्क पहन के भी भीड़ की जगह में ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, और हाथ साफ रखने की जो क्रिया है इसको अपनाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। युवाओं को मैं ज़रूर ये अपील करूँगा कि आपको इसका प्रभाव कोरोना का कम होता है, इम्यूनिटी आपको ज़्यादा है। कई बार लगता है कि हमको नहीं होगा, हमको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, और उसी में हम सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं कभी कभी। तो उसमें हमको बचना। जो बुज़ुर्ग वर्ग है उसके लिए तो साफ कह दिया गया है कि सबसे ज़्यादा आप प्रभावित होंगे, मृत होने की संभावनाएं आपकी सबसे ज़्यादा है, तो वो तो केयरफुल हो गए। जो बुज़ुर्ग हैं वो तो अपने आचरण में इस बात को ले आए हैं कि हमको बचना है, हमको बच के रहना है। युवा वर्ग को आना जाना, बाहर जब भी आप जाएं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए कि खुद को भी बचाने के लिए अपने परिवार में भी कोरोना अपने माध्यम से ना पहुंचे, और समाज में भी उसका फैलाव का हम एक कारक ना बन जाए। इससे हमको ज़रूर बचना है। और लक्षण अगर हमारे आ गए, कोरोना से हम ग्रसित हो गए, तो देरी मत करिए। अगर स्थिति में परिवर्तन दिख रहा है कि हमारी स्थिति थोड़ी डाउन हो रही है, ऑक्सीजन लेवल हैं 94 के नीचे हैं, जैसे ही नीचे होता है तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि यही है कोरोना के संक्रमण का वो थर्मोमीटर, वो पैमाना
जो कितना गंभीर असर आपको होगा बताता है। ये ऑक्सीजन लेवल जितना गिरेगा उतने हम नुकसान की तरफ जाते हैं। तो देरी मत करिए। बहुत लोग बहुत लेट अस्पताल पहुंचते हैं और उनको फिर बचाने का या उनको मदद मिलने का फिर समय नहीं रह जाता। तो देरी मत करिए, अपने आप को बचाइए और ऐसे ये सारे आचरणों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ थे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई, कोरोना महामारी को लेकर चर्चा हुई और साथ ही उनके राजनीतिक गैर राजनीतिक जीवन के छुए अनछुए पहलू को भी हमने सामने लाया। उन्होंने बहुत खुलकर इस बात को शेयर भी किया। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।